कैसे हो आप लोग दोस्तों? होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो दोस्तों कि जैसे हमने कहा था कि वी आर बैक विद स्टार्टिंग अ न्यू बुक इन फॉर यू इन इंग्लिश। तो आज हम विस्तास का स्टार्ट कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री बुक जो है आपके कोर्स में, उसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं और उसके फर्स्ट चैप्टर को आज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द थर्ड लेवल। तो दोस्तों द थर्ड लेवल एसेंशियली जो ये कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिखी गई है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी लिखी गई हैं जो एसेंशियली थी ही नहीं, राइट। सो ऑथर होते हैं वो एक हेलुसिनेट करते हैं या वो ऐसा सोचते हैं या उनके वो एक इमेजिन करते हैं कि स्टेशन में जैसे फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरीके से ये एक फ्लोर है स्टेशन में जो था ही नहीं, राइट। और कैसे वो उनकी जो असेंशली ये हलुसिनेशन थी या कैसे जो उनकी थिंकिंग थी वो असेंशली उस चीज़ के रिगार्डिंग थी, बिकॉज वो इतने टायर्ड और स्ट्रेस हो चुके थे अपनी लाइफ से कि वो इमेजिन करते थे बहुत सारी चीज़ें जो असेंशली होती भी नहीं थी, राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ऑथर ने कहानी लिखी है कि कैसे वो पहले रियलिटी में आते हैं, कभी वो थर्ड लेवल पे चले जाते हैं, कभी वो रियलिटी में आते हैं। तो उसका उस मिक्स को गैदर करने के लिए हमने इसको सीन वाइज ब्रेकअप में किया है, जो कि आपको इस टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में बहुत आसान होगा। आइए देखते हैं, राइट। सो सबसे पहले सीन वन, द कंसल्टेशन एंड द वेकिंग ऑफ द ड्रीम एंड द वेकिंग टीम। इसमें असेंशली ये टेक्स्ट स्टार्ट होता है दोस्तों उस सीन से जहाँ पे जो ऑथर है, जो मेन कैरेक्टर है चार्ली, वो असेंशली अपने साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कर रहे हैं और कैसे उनको बता रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ देखी जो असेंशली है ही नहीं, राइट। तो और उनकी कंसल्टेशन और उनकी जो बातचीत है एक दूसरे के साथ, उसको ही इस सीन में दर्शाया गया है। ठीक है, द स्टोरी बिगिंस नॉट एट द स्टेशन बट इन चार्लीज हेड। ही इज अ मैन अंडर प्रेशर एंड ही अप्रोचेज हिज फ्रेंड सैम, अ साइकियाट्रिस्ट, बिकॉज ही नोज हिज क्लेम इज क्रेजी, राइट। जैसे कि वो कह रहे हैं कि उनका क्लेम जो है वो क्रेजी है, दैट्स व्हाई अप्रोचेज हिज फ्रेंड जिनका नाम सैम होता है, हु इज अ साइकियाट्रिस्ट, राइट। द कॉन्फ्लिक्ट, चार्ली इंसिस्ट द थर्ड लेवल एग्जिस्ट, द वर्ल्ड से देयर आर ओनली टू एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, राइट। सो दुनिया कहती है कि सिर्फ 2 लेवल हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, जबकि चार्ली कहते हैं कि देयर आर 3 लेवल्स एट द स्टेशन। Sam explains that Charlie is unhappy. He calls the third level a waking dream wish fulfillment. This means Charlie isn't seeing ghosts, he's hallucinating a safe place because he can't handle the stress of the modern world. राइट। सो सैम जो है, जो उनके साइकेट्रिस्ट हैं, जो उनके दोस्त हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, वो हलुसिनेट कर रहे हैं, यानी कि वो सोच रहे हैं अपने माइंड में, कुछ इमेजिन कर रहे हैं अपने माइंड में, विच डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। एंड दिस इज बिकॉज ही कांट हैंडल द स्ट्रेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, क्योंकि वो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो हेलुसिनेट कर रहे हैं, इसीलिए वो इमेजिन कर रहे हैं। Sam points out Charlie's stamp collection. In 1950, stamp collecting was seen as a way to stay in the past. Charlie disagrees, noting that even his grandfather in peaceful times collected stamps. Right? तो स्टैम्प कलेक्शन के बारे में भी कहते हैं, सैम बोलते हैं, जो उनके साइकियाट्रिस्ट हैं, कि जैसे कि पुराने लोग स्टैम्प कलेक्शन करके पास्ट में चले जाते थे, इसी तरीके से आप भी पास्ट में जा रहे हो या आप भी कुछ ऐसी चीज़ इमेजिन कर रहे हो जो एग्जिस्ट नहीं करती है रियलिटी में। बट चार्ली कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे एट अ टाइम व्हेन देयर वाज वेरी पीसफुल एंड देयर वाज नो मैडनेस इन द वर्ल्ड, राइट। इसकी टेक्स्ट देखते हैं, इस सीन का क्या कह रहे हैं इस टेक्स्ट में। मैंने टेक्स्ट के एक्सट्रैक्ट्स लिए हैं ताकि आपको पूरा चीज़ समझ में भी आ जाए, एंड वी डोंट मेक इट एज डिटेल्ड एज यू वांट टू, राइट। The presidents of the New York Central and the New York New Haven and Hartford railroads will swear on the stack of timetables that there are only two, that there are only two, that there are only two stations. But I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. I told him about the third level at the Grand Central Station and he said it was a waking dream wish fulfillment. कि उनका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो कह रहा है कि आप जागते हुए एक सपना देख रहे हो। He said I was unhappy, that made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, but he explained that he meant that the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it, that is just a way to escape, right. सो वो कह रहे हैं कि जैसे कि मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत सारी झंझट हैं, बहुत सारी वरीज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारा फियर है, एंड ही इज
imagining a world which is away from all of these things, right? So that's what his psychiatrist friend is saying कि आप उस चीज को imagine कर रहे हो because you want to get out of the fear or anxiety that you are facing in this world. My stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his day, from all I hear, and he started my collection. It's a nice collection too. Blocks of 4 practically US issue, right? So he talks about the stamp collection, और जैसे कि मैंने आपको पहले स्लाइड में भी बताया, वो कहते हैं कि स्टैम्प कलेक्शन, जैसे कि स्टैम्प कलेक्शन में लोग स्टैम्प कलेक्ट करते करते स्टैम्प्स को देखते देखते पास्ट में चले जाते थे, वैसे ही आप पास्ट में जा रहे हो और इसका कनेक्शन शायद आपके स्टैम्प कलेक्शन से भी हो सकता है, राइट? सो दैट्स व्हाट उनका फ्रेंड जो है वो उनको बता रहा है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सीन. गेटिंग लॉस्ट एट द स्टेशन. सो असेंशली ये सारी चीज़ स्टार्ट कैसे होती है उसके बारे में पहले बताया गया है कि कैसे जो चार्ली था वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जाते हैं और वहाँ पे लॉस्ट हो जाते हैं. वहाँ पे उनको बहुत सारी नई नई चीज़ें दिखने लगती हैं और वो कैसे इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को एक ट्री से इमेजिन करते हैं, राइट? चार्ली डिस्क्राइब्स अ लेट नाइट कम्यूट टू गेट होम फास्टर टू हिज वाइफ लुइसिया. ही टेक्स द सबवे. ही एंटर्स अ टनल्स दैट ही हैज़ नेवर सीन बिफोर. तो कैसे वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में खो जाते हैं. जल्दी पहुंचने की वजह से वो एक ऐसी टनल में चले जाते हैं स्टेशन में जो उन्होंने पहले कभी देखी भी नहीं थी. He describes the Grand Central as a tree constantly growing new roots. He follows a long downward sloping tunnel that he believes is a shortcut, but it leads him somewhere entirely different. कैसे वो ये कहते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल एक ट्री की तरह है जिसमें बहुत सारी रूट्स हैं, बहुत सारे कॉरिडोर्स हैं, और एक लॉन्ग कॉरिडोर को, एक लॉन्ग टनल को वो फॉलो करते हैं which he believes is a shortcut that takes him to something which is entirely different. Okay, now इस सीन का टेक्स्ट देखते हैं. One night summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. तो उन्होंने सोचा कि मैं जल्दी जाना है मुझे घर में, तो मैं एक सबवे लेता हूँ from Grand Central because it's faster than the bus. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level, where you take trains like the 20th century. So पहले वो फर्स्ट लेवल पे जाते हैं जहाँ पे कुछ ट्रेन्स को डिस्क्राइब किया उन्होंने, जहाँ पे उस जगह के लिए ट्रेन्स मिलती हैं, तो फर्स्ट लेवल पे पहले वो पहुँच जाते हैं. देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल. फिर वो सेकेंड लेवल की तरफ जाते हैं where the suburban trains leave from dug into an arc doorway heading off for the subway and got lost, right? कैसे वो सेकेंड लेवल पे जाते हैं और वहाँ पे एक आर्च डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गेट्स लॉस्ट. वो एक सबवे में एंटर कर जाते हैं और वहाँ पे वो खो जाते हैं सेकेंड लेवल में. That's easy to do. I've been in and out of Grand Central hundreds of times, but I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors. कैसे कहते हैं कि मैं ग्रैंड सेंट्रल में बहुत बार गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं बार बार किसी ना किसी चीज़ में फंस जाता हूँ, नई नई चीज़ें वहाँ पर डिस्कवर करता हूँ, राइट? समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री. ये उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को एक ट्री की तरह इमेजिन करते हैं कि ही इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, राइट? कैसे एक ट्री की तरह वो ग्रो कर रहा है और न्यू कॉरिडोर्स और स्टेयरकेस रूट्स की तरह उसमें उग रही हैं, राइट? न्यू कॉरिडोर्स, न्यू रूट्स उनको हमेशा दिखती हैं. There's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now on the way to the Times Square, and maybe another to Central Park. And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way to escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. So वो ये कहते हैं कि कैसे उनको इमेजिन कर रहे हैं या वो बता रहे हैं कि कैसे उनको लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल में बहुत सारी टनल्स है. मे बी कोई एक टनल टाइम स्क्वायर एवेन्यू की तरफ जाती है जो न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ी, बहुत फेमस जगह है, और another tunnel takes them to Central Park, right? Maybe another जो एक अगेन न्यूयॉर्क में बहुत फेमस जगह है, सेंट्रल पार्क की तरफ जा रही है कोई टनल टाइम स्क्वायर की तरफ जा रही है, एंड मे बी दैट्स हाउ द टनल गॉट इनटू. दैट्स व्हाई maybe through the years Grand Central has seen an exit, a way to escape. Maybe that's how the tunnel I got into. Maybe वो कहते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल एक एस्केप का मीडियम रहा है बहुत लोगों के लिए, बहुत सारे टाइम के लिए, और इसीलिए मैं भी इसमें फंस गया हूँ. जैसे कि मेरे को हर बार नई जगह और नई टनल्स मिलती हैं. एंड दैट्स वेयर, बट ही सेड कि मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को ये सब नहीं बताया कि ये जो मैं इमेजिन कर रहा था ग्रैंड सेंट्रल के बारे में. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सीन. अराइवल एट द थर्ड लेवल. Now finally
जो वो थर्ड लेवल जो जिसके बारे में चैप्टर है, जो एसेंशियली एग्जिस्ट नहीं करता है रियलिटी में, उसके वो कैसे इमेजिन कर रहे हैं, कैसे वो बताते हैं कि वो सेकंड लेवल से थर्ड लेवल पे पहुंच जाते हैं और थर्ड लेवल में उनको एक एंटायरली डिफरेंट सीन दिखता है, राइट। सो कैसे वो अराइव करते हैं थर्ड लेवल पे, उसको देखते हैं। द कॉरिडोर I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. All I could hear was the empty sound of my own footsteps and didn't pass a soul. कैसे वो कह रहे हैं कि एक कॉरिडोर की तरफ वो मुड़ जाते हैं और उस कॉरिडोर पे मुड़ने के बाद वो उनको लगता है कि कुछ गलत है, लेकिन वो उस पर चलते जाते हैं और चलते 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 अपने ही उनको वो इतनी जगह खाली होती है कि उनको सिर्फ अपने ही पैरों की आवाज़ें आ रही होती हैं और उनको किसी भी आदमी की आवाज़ वहाँ पे नहीं सुनाई देती है। Then I heard that a sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the third level at the Grand Central Station. Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking, right? Sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out to the third level at the central level. So वो कहते हैं कि कैसे वो एक छोटी सी स्टेयर्स लेते हैं और स्टेयर से वो थर्ड लेवल पे वहाँ पहुँच जाते हैं। For just a moment I thought I was back at the second level, but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking, right? कैसे वो उनको लगता है ऐसा है कि उनको दिखता है कि पहले उनको लगता है कि वो सेकंड लेवल पे ही आ गए हैं, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ें थी वो सेकंड लेवल से बहुत डिफरेंट थी। जैसे कि जो रूम था वो बहुत छोटा था, फ्यूअर टिकट विंडोज़ थी and a train gate, fewer ticket windows and train gates थी, and the information booth in the central was very old looking. It was very old looking, right? So तीन चीज़ें उनको दिखती हैं, room was smaller, second fewer ticket windows, and the information booth in the center was made of wood and was very smaller and was old looking, To make sure, I walked over the newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. I was at the World, and the World hasn't been published for years. और कैसे उनको जब वो वहाँ पे बैठे होते हैं उनको एक न्यूज़पेपर दिखता है जिसमें जो डेट लिखी होती है वो लिखी होती है June 11, 1894, which was much before the current period that he was living. Okay. Now let's move to the next scene. नेक्स्ट सीन में जब वो थर्ड लेवल पे पहुंचते हैं, थर्ड लेवल पे वो वहाँ जाके इलियोनिस एक जगह है, वहाँ की टिकट खरीदने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वो टिकट खरीदने की कोशिश करते हैं और अपने पैसे देते हैं, विच वॉज अ वेरी डिफरेंट करेंसी जो उन लोगों के पास 1894 में होती थी। तो जो टिकट कलेक्टर होता है वो उनसे पूछता है कि तुम चाहते क्या हो, अगर तुम कुछ गलत चाह रहे हो, आई कैन मेक यू गेट अरेस्टेड बाय द पुलिस एंड एवरीथिंग। और उस चीज़ से बचने के लिए वो वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ से वो दूसरी तरफ भागने लगते हैं। चार्ली ट्राइज टू बाय 2 tickets ऑफ टू गैलिसबर्ग इलियोनिस, अ प्लेस ही रिमेंबर्स फ्रॉम हिज चाइल्डहुड एज अ पीसफुल पैराडाइज। तो कैसे वो इमेजिन करते हैं, एक जगह की टिकट लेने की जिसका नाम होता है गैलिसबर्ग इलियोनिस, जो यूएस में एक स्टेट है इलियोनिस। तो वहाँ की टिकट लेने की इमेजिन करते हैं जो कि बहुत पीसफुल थी और उनकी बचपन की यादें थी उस जगह से लेके कि इट्स अ वेरी पीसफुल फेज। वहाँ की टिकट लेने की वो कोशिश करते हैं। द क्लर्क refuses his modern money, accusing him of trying to cheat him. Charlie realizes that he could be arrested and flees back from where he came, right? जैसे कि टिकट कलेक्टर कहता है उनको कि आप मुझे चीट करना चाह रहे हो और उनको लगता है कि उसको अरेस्ट हो सकते हैं चार्ली, तो चार्ली वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेट्स लुक एट द टेक्स्ट ऑफ दिस सीन। I turned towards the ticket windows, knowing that here on the third level at the Grand Central, I could buy tickets that would take me to Louisiana and take Louisiana and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. Have you ever been there? It's a wonderful town still, with big old frame houses, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roots of the streets. And in 1894 summer evenings but twice as so। ये सारी चीज़ें दोस्तों उनकी इमेजिनेशन है कि कैसे इलियोनिस का जो उन्होंने बचपन में देखा था उसको वो अपने अंदर इमेजिन कर रहे हैं कि कैसे कैसे इट्स अ
इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस जहाँ पे लोग आराम से बैठे हुए हैं, सिगार्स पी रहे हैं, आराम से बातें कर रहे हैं, लोग एक दूसरे के आराम से जा रहे हैं, एंड इट्स वेरी फार अवे फ्रॉम द जो हसल एंड बसल जो उनको आज की ज़िंदगी में 1950s की जबकि स्टोरी है उनको दिख रही है, राइट। सो ये सारी सीन उस चीज़ को इमेजिन, उस चीज़ की इमेजिनेशन है इलियोनिस की, जो उन्होंने चाइल्डहुड में विजिट करी थी, और कैसे उनको एक पीस ढूंढने की वो कोशिश कर रहे हैं इसमें। तो वो इसका इसका वर्ड इसका इसका उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इट्स अ वंडरफुल टाउन, ह्यूज लॉन्स, ट्रेमेंडस ट्रीज whose branches meet overhead roofs, summer evenings twice as long, and people sat on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women weaving palm leaf with the fireflies around, right, in a peaceful world. So ये सारी चीज़ें उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रही हैं जो वो hallucinate कर रहे हैं, जो वो इमेजिन कर रहे हैं. To be back there with the First World War still 20 years off and the World War II 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. So he wanted 2 tickets to the place that he imagines, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ की वो टिकट उस जगह से, उस स्टेशन से, उस टिकट विंडो से लेने की कोशिश करते हैं. ओके, नाउ उनकी क्या कॉन्वर्जेशन होती है टिकट विंडो पे, ये देखते हैं. द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हैडबैंड, but he figured the fare, and I had enough for 2 coach tickets for one way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills. That ain't money, mister, and if you are trying to skin me, you won't get very far. तो वो कहता है कि ये मनी नहीं है, क्योंकि वो 1950s की मनी दे रहे थे. वो कहते हैं, क्लर्क कहता है कि ये मनी नहीं है, और अगर तुम मुझे चीट करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाओगे. राइट. फिर उसके बाद जब चार्ली मनी को देखता है तो वो देखता है कि द मनी वॉज मनी दैट ही हैड इन हिज ड्रॉर. जो क्लर्क के ड्रॉर में था वो ओल्ड स्टाइल बिल से हाफ अगेन एज बिग एज द मनी यूज नाउ डेज, जो काफ़ी बड़े नोट्स थे, हाफ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द मनी इज यूज्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, नाउ इस सीन में जो वो अपनी हेलुसिनेशन से बाहर आ जाते हैं और अपने घर पे वो स्टैम्प कलेक्शंस को अपने देखते हैं, एंड सर्च फॉर स्टैम्प, ऐसी स्टैम्प कलेक्शन देखते हैं और फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि थर्ड लेवल असेंशली है कि नहीं, राइट. सो टू लुक एट द थर्ड लेवल, हाँ, सो पहले वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाते हैं और चेक करते हैं कि बार बार थर्ड लेवल है कि नहीं, जहाँ पे उनको कोई थर्ड लेवल नहीं मिलता है. But I have never again found a corridor that leads to the third level at the Grand Central Station, although I have tried often enough. Lucia was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore, and after a while I stopped. तो कैसे उन्होंने बहुत बार थर्ड लेवल कोशिश करी ग्रैंड सेंट्रल में ढूंढने के लिए, लेकिन उनको वो मिलता नहीं है, और उनकी वाइफ वॉज वरिड कि वो क्या बार बार इस चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं, एंड शी वॉन्टेड हिम टू स्टॉप लुकिंग फॉर दैट. आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स. तो वो अपने स्टैम्प कलेक्शंस पे वापस आ जाते हैं, स्टैम्प में ही पीस पाने की कोशिश करते हैं. बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव अ प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर. माई फ्रेंड सैम वाइनर डिसअपेयर्ड. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place, and that's where is all right in 1894. Right? राइट. सो एक चीज़ और होती है, जब वो अपनी स्टैम्प कलेक्शन पे वापस जाते हैं तो एक न्यूज़ उनको मिलती है कि उनका जो फ्रेंड था सैम, जो कि साइकेट्रिस्ट था जिसके साथ उन्होंने फर्स्ट कॉन्वर्जेशन करी थी, वो डिसअपेयर हो चुका हो, वो मिलता नहीं है, और ही इज़ डिसअपेयर्ड, और उनको वो कहीं पे भी मिलता नहीं है, और वो काफ़ी सरप्राइज होता है इस बात से, क्योंकि सैम वॉज ऑलवेज अ सिटी बॉय एंड ही वॉन्टेड टू बी इन न्यूयॉर्क एवरी टाइम, मतलब बिकॉज ही वॉज अ सिटी बॉय, और वो सिटी में न्यूयॉर्क में ही रहना उसको पसंद था. बट ही वॉज डिसअपेयर्ड एंड नो वन कैन फाइंड हिम, एंड चार्ली कुड नॉट फाइंड हिम वेयर ही वॉज. ठीक है. नेक्स्ट क्या होता है, सीन 6 में आते हैं, वेर ही जब चार्ली अपना स्टैम्प कलेक्शन देख रहे होते हैं, उनको एक एनवलप मिलता है विच इज़ डेटेड बैक टू विच इज़ ऑफ सैम, राइट. उनको एक लेटर मिलता है अपने स्टैम्प कलेक्शन में जो कि सैम के द्वारा लिखा हुआ है, राइट. एंड दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैपेंस. Sam writes that he has found the third level. Sam writes that he has found the third level and he has been living in Galesburg for 2 weeks. He encourages Charlie and Lucia to keep looking until they find it. Charlie later discovers that Sam has exchanged 800 into old style currency.
enough to start a hay and grey business in 1894. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, राइट? और इसमें हम लोग काफ़ी कंफ्यूज भी होते हैं कि क्या होता है इस सीन में। सो असेंशली होता ये है कि सैम का उनको एक लेटर मिलता है जिसमें वो कहता है उनको कि सैम उनको कहता है कि उसको वो थर्ड लेवल मिल गया है एंड ही हैज़ बीन लिविंग फॉर 2 वीक्स इन लुइसियाना, ही हैज़ बीन लिविंग 2 वीक्स इन इलियोनिस। वही चीज़ और वो उसी जगह में वो रह रहा होता है जिसको चार्ली इमेजिन कर रहे थे, राइट? क्योंकि चार्ली ने सारा डिस्क्रिप्शन अपने फ्रेंड को दिया था, राइट? सो फ्रेंड उनका फाइनली कहता है कि मेरे को वो थर्ड लेवल मिल गया और मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, और वो ये भी कहता है कि तुम दोनों को भी यहाँ आना चाहिए। और बाद में जो चार्ली होता है वो डिस्कवर करता है कि सैम ने अपने $800 को ओल्ड स्टाइल करेंसी में एक्सचेंज कर लिया था, विच वॉज इनफ फॉर हिम डूइंग अ बिजनेस इन इलियोनिस। ठीक है। तो इसका टेक्स्ट देखते हैं। This is the letter that Sam wrote for Charlie, right? Charlie, I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, it's true. I found the third level. I've been here 2 weeks, and right now down the street at the Dally's, someone is playing a piano, and there's all out on the front porch singing "Seeing Nelly Home." And I am invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Lucia. Keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me, right? सो एसेंशली वो वहाँ पहुँच जाता है और उनको कहता है इस लेटर में कि तुम लोगों को भी यहाँ आ जाना चाहिए, बिकॉज यू शुड कीप लुकिंग फॉर दिस पीस, कीप लुकिंग फॉर दिस प्लेस टिल यू फाइंड इट, बिकॉज इट्स वर्थ लिविंग हियर एंड बिलीव मी इट्स वर्थ इट, दैट्स व्हाट ही सेज। तो असेंशली मेनली वो ये कहना चाहते हैं कि सैम उनकी कॉन्वर्जेशन से प्रेरित होकर वहाँ पहुँच जाते हैं इलियोनिस, और इलियोनिस में जाके सैम को चार्ली को लेटर लिखते हैं कि तुमको और तुम्हारी वाइफ को भी यहाँ पे आ जाना चाहिए। At the stamp and coin store I go to, I found that the Sam bought $800 worth of old style currency. That's ought to set him up in a nice little hay feed and grain business. Nice little hay feed and grain business. He always said that's what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business. Not in Galesburg, Illinois in 1894, his old business by Sam was by psychiatrist, right? So essentially वो वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पहुँच के वो उनको वो लेटर लिखता है, और ये उनको पता लगता है कि जो $800 थे उसके पास, उसको वो एक्सचेंज कर लेता है ताकि वो इलियोनिस में जाके एक ग्रेन बिजनेस को सेटअप कर सके और वहाँ जाके वो रह सके, राइट? सो दैट्स द ओल्ड स्टोरी, दैट्स द होल स्टोरी। सो असेंशली इसको थोड़ी सी ये डिफ़िकल्ट हमको इसलिए लगती है कि क्यों काफ़ी टाइम जो चार्ली मेन कैरेक्टर है वो काफ़ी टाइम अपने सपने में रहता है, काफ़ी टाइम वो सपने से बाहर आ जाता है रियलिटी में। तो इस चीज़ को हमको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि कैसे वो अपने सपने में रह के जो बात कर रहा है वो एक हेलुसिनेशन है, वो एक इमेजिनेशन है, और कैसे जो वो रियलिटी में बात कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, राइट? सो रियलिटी को और हेलुसिनेशन को, इमेजिनेशन को हमको बाइफरकेट करना पड़ेगा फॉर अस टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। सो दोस्तों कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं थर्ड लेवल के, आइए मेरे साथ, ठीक है? पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड सैम द साइकेट्रिस्ट रीच द थर्ड लेवल, राइट? अब ये ना बहुत एक कंफ्यूजिंग पार्ट था चैप्टर का, जिसमें ये लिखा हुआ था कि सैम ऑटोमेटिकली थर्ड लेवल को पा लेता है और थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है, जबकि चार्ली जो मेन कैरेक्टर था वो नहीं पहुंच पाता, राइट? सो लेट्स लुक, मैंने इसको कैसे लिखा है, मैंने इसको क्या लिखा है कि ये ना दिस इज द अल्टीमेट आयरनी ऑफ द स्टोरी. Sam was the one who logically explained away Charlie's experience as a mental hallucination. However, he was secretly just as exhausted by modern life as Charlie was, right? So essentially ये हम assume करते हैं इसमें कि जो mental hallucination चार्ली एक्सपीरियंस कर रहा था वो essentially सैम भी एक्सपीरियंस कर रहा था, राइट? दैट्स वाई ही वेंट टू द थर्ड लेवल, जो आखिरी में उन्होंने लिखा हुआ है, राइट? द रीज़न, ये रीज़न एक जनरल रीज़न हो सकता है जो हम उनकी कॉन्वर्जेशन से ड्रॉ आउट कर सकते हैं, राइट? कॉन्वर्जेशन से क्या ड्रॉ आउट कर सकते हैं? एज अ साइकियाट्रिस्ट सैम स्पेंट हिज डेज लिसनिंग टू द फियर्स एंड वरीज ऑफ अदर्स. He reached a breaking point where he has no longer wanted to treat modern problems, right? This can be one of the reasons, and इसके अलावा भी कोई रीजन हो सकते हैं, बट ये रीजन मुझे समझ में आया इसलिए मैंने इसको एज अ रीजन लिखा है. एंड इसका एविडेंस क्या था कि वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया कि उसने ही एक्सचेंज $800 ऑफ ओल्ड करेंसी टू स्टार्ट अ हे एंड ग्रे बिजनेस इन 1894 कैलिंसबर्ग, अ क्लीन प्रोफेशन कंपेयर टू द मेसी वर्ल्ड ऑफ द मेंटल हेल्थ, राइट? सो ये क्लियर था उसमें कि उन्होंने
$800 एक्सचेंज करे ओल्ड करेंसी में, और उस ओल्ड करेंसी को लेके वो इलियोनिस चला गया है और वहाँ पे उसने हे एंड ग्रेन बिजनेस शुरू किया है इन 1894 क्लीवलैंड, राइट, गैल्सबर्ग। तो ये एक एविडेंस था जो सिखाता है कि वो उस जगह पहुंच गए हैं जो चार्ली इमेजिन कर रहा था, जो उसने अपने बचपन में देखा था, उस जगह सैम पहुंच गया और सैम वहां से उनको लेटर लिख के कह रहा है कि आई एम एक्सपीरियंसिंग द थर्ड लेवल, यू शुड कम एंड एक्सपीरियंस इट एज वेल। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब गैलिसबर्ग इलियोनिस इन 1894? ठीक है, तो क्या क्या चीजें उन्होंने लिखा था कि वहां पे इलियोनिस में है जो उनको फैसिनेट करती हैं टू गो देयर एंड एक्सपीरियंस द थर्ड लेवल, राइट। फर्स्ट वाज द एटमॉस्फेयर दैट पीपल सेट आउट इन देयर पोर्चेज, men smoking cigars and women waving palm leaf fans, right? So this all represents a very clean and easy world, जो वहाँ के लोग और स्पेशली चार्ली एंड सैम एक्सपीरियंस करना चाहते थे, बिकॉज दे वर वेरी filled up with what they were doing in their lives, right? So they wanted to experience something which is more relaxing, something which is easy, and the life which is easy to understand and renovate. So it represents a world before the two world wars, a time of peace and tranquility, right? So it represents a world before the two worlds as a time of peace and tranquility, right? एक क्वेश्चन और देखते हैं, is the third level a medium of escape? So मेरे हिसाब से yes है, because आप जो अपनी लाइफ में कर रहे हैं उस लाइफ से निकल के आप उस थर्ड लेवल पे जाना चाह रहे हैं, राइट। एंड व्हेन यू वांट टू गो टू दैट थर्ड लेवल, you actually want to experience that calmness in your life, experience that relaxation in your life, जो आपको उस लाइफ में नहीं मिल रही है जो वो जी रहे होते हैं at that point of time. The story suggests that when reality becomes unbearable, the human mind creates and seeks a third level. Charlie's escape a temporary, क्या क्या किस चीज से प्रूव होता है कि ये escape है? सबसे पहला Charlie escape, a temporary escape or a temporary glitch or hallucination caused by stress, right? That's why he wanted that escape. Sam's escape, a permanent choice to leave his profession and era behind, right? That's why this is an escape. और थीम क्या है? It highlights the interwar anxiety of the 20th century. So 20th century में जो wars हो रही थी उसकी एंग्जाइटी से भी लोग इस escape को और इस थर्ड लेवल को रीच आउट करना चाहते हैं और वहां जाना चाहते थे. So hope you've liked it. Do share your comments in the comment box and stay tuned for